एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि ईरान के साथ बहुत जल्द डील होने वाली है और इसको हम दुनिया के सामने भी लाने वाले हैं। दूसरी तरफ खुद अमेरिका के अधिकारी डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोल रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है दुनिया भर में और खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर, वो तमाम चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा ही। और यकीन मानना, इस वीडियो में ईरान और अमेरिका से जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी खबर है। लेकिन उन तमाम खबरों को बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बहुत छोटी सी खबर अपने देश की बता देता हूँ। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में हमारे देश के अंदर नीट एग्जाम लीक हो गया था और अब इस लीक से हमारे देश के अंदर बच्चों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया है। दरअसल अभी रिपोर्ट आई है कर्नाटक की कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में एक 18 साल के लड़के ने नीट एग्जाम लीक की वजह से अपना सुसाइड कर लिया, अपनी आत्महत्या कर ली है। पुलिस का कहना है कि भाग्यश्री एक ब्राइट स्टूडेंट थी, ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और इसने PUC एग्जाम में भी 92% हासिल किए थे और अभी हाल ही में इसने नीट एग्जाम भी दिया था और इसको पूरा यकीन था कि ये डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन जैसे ही नीट एग्जाम लीक हुआ तो ये खुद को बचा नहीं पाई और इतनी मेहनत इस लड़की ने की हुई थी कि इसने खुद की ही सुसाइड कर ली है। अब इस घटना को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट करते हुए कहा जाता है कि कलबुर्गी में 18 साल की भाग्यश्री ने खूब मेहनत पर नीट परीक्षा दी है। उसने परीक्षा में अच्छा किया था, उसे पूरा विश्वास था कि वो डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन पेपर लीक ने भाग्यश्री के सारे सपने तोड़ दिए और उसने दबाव में आकर खुदकुशी कर ली है। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, जिसे पेपर लीक माफियाओं के साथ मिलकर बीजेपी सरकार ने अंजाम दिया है। इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान हैं। इससे पहले नीट पेपर लीक के कारण 4 होनहार युवा श्रीतिक मिश्रा, प्रदीप मेघवाल, आंशिक पांडे और सिद्धार्थ हेगड़े भी आत्महत्या कर चुके हैं। बीजेपी का करप्ट सिस्टम बच्चों के उनके सपने चुरा रहा है, जिंदगी छीन रहा है, घरों के चिराग बुझा रहा है। ये पाप है जिसकी माफी नहीं मिल सकती। कांग्रेस ने आगे कहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का हक नहीं है। वे तुरंत इस्तीफा दे और पेपर लीक से जुड़े सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। देखिए, नीट एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, सालों तक इस एग्जाम की मेहनत करनी पड़ती है। आप इस बात को बाखूबी जानते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, नीट एग्जाम लीक हो गया, बच्चे डिप्रेशन में चले गए, किसी ने आत्महत्या कर ली, ये चीज़ें तो सब बता रही है, लेकिन एक चीज़ कोई भी नहीं बता रहा। दरअसल हमारे देश के अंदर MBBS और BDS की सीटें 2 लाख से भी कम है, जबकि नीट एग्जाम 22 से 24 लाख बच्चे देते हैं। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए, बच्चे चाहे कितने भी और कितनी ही मेहनत क्यों न करे, फिर भी 20 लाख बच्चों को सीट नहीं मिलेंगी। और इसी वजह से नीट एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है और इसी वजह से नीट एग्ज़ाम के लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिलहाल ये कड़वा है लेकिन सच है, हमारे देश के अंदर 2 लाख भी MBBS और BDS की सीटें नहीं है, जबकि नीट एग्ज़ाम 22 से 24 लाख बच्चे देते हैं। आइए इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ वो देख लेते हैं। दरअसल अमेरिकन अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स खबर चला रहा है कि ईरान अपना यूरेनियम को गिव अप करने के लिए राजी हो चुका है। यानी ईरान और अमेरिका के समझौते के लिए जो चीज़ सबसे बड़ी आड़ बनी हुई थी, यूरेनियम, अब ईरान अपने उस यूरेनियम को गिव अप करने के लिए राजी हो चुका है और बहुत जल्द अब ईरान के साथ डील हो जाएगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हूँ, जहाँ हमने अभी सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, UAE के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसीम और मंत्री अली अल थवादी और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ ईरान के इस्लामिक गणराज्य और शांति से संबंधित एक समझौते ज्ञापन से संबंधित सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छी बातचीत की। संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और सूचीबद्ध अन्य विभिन्न देशों के बीच एक समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है, जिसे अंतिम रूप देना बाकी है। मेरी इसराइल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू से भी बातचीत हुई, जो बहुत अच्छी रही। समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर वर्तमान में चर्चा चल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते के अन्य कई तत्व के अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा। यानी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी के बहुत सारे देशों के नेताओं का नाम लेकर कहा कि मैंने इनके साथ अभी बातचीत की और ईरान के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और मैंने नेतन्याहू से भी बातचीत की है और ईरान के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। बहुत जल्द डील हो जाएगी और हम इसकी घोषणा दुनिया के सामने बहुत जल्द कर देंगे। अब देखिए, मैंने आपको 2 खबर दिखाई। पहली खबर द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से दिखाई, जिसमें उसने दावा किया कि ईरान अपना यूरेनियम को हैंडओवर करने के लिए राजी हो चुका है, अपना यूरेनियम को देने के लिए राजी हो चुका है। दूसरी खबर मैंने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के हवाले से दिखाई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और बहुत जल्द हम दुनिया के सामने इसकी घोषणा कर देंगे। हम इन दोनों खबर की आप सच्चाई देखो। सबसे पहली खबर के लिए रॉयटर्स की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। रॉयटर्स ने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया कि ईरान हैज़ नॉट एग्रीड टू हैंड ओवर हाईली इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल, सीनियर ईरानियन ऑफिसर टेल्स रॉयटर्स।
यानी यहाँ पर रॉयटर्स ने कहा कि ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम को हैंडओवर करने के लिए राजी नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के उस दावे को ईरान ने पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा कि ईरान अपना यूरेनियम को देने के लिए राजी हो चुका है। अब ईरान के फार्स न्यूज की इस खबर को देखिए। According to them, American officials have been privately messaging Tehran telling them to ignore Trump posts about a deal because they are primarily for promotional purpose and media consumption। यानी यहाँ पर फार्स न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि अमेरिकन अधिकारी ईरान के अधिकारी को संदेश भेज रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं ना कि ईरान के साथ डील होने वाली है, ईरान के साथ बातचीत होने वाली है, बहुत बड़े बड़े जो डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल झूठ है। इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं और ईरान डोनाल्ड ट्रंप के इन बातों को, इन दावों को इग्नोर करे। डोनाल्ड ट्रंप के ये दावे, ये स्टेटमेंट सिर्फ प्रचार और मीडिया कवरेज के लिए है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो तो डोनाल्ड ट्रंप के तमाम ट्वीटों का जवाब आपको इस पोस्ट से मिल गया होगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो ट्वीट पर ट्वीट करके कह रहे हैं ना कि ईरान के साथ डील होने वाली है, ईरान के साथ हमारा समझौता बहुत ही करीब होने वाला है और बहुत जल्द हम इसकी घोषणा कर देंगे, इस तरह के जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं ना, वे बिल्कुल फेक है। ईरान के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही और हो सकता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए दे रहे हो ताकि मार्केट को क्रैश होने से बचाया जा सके। जो कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं उनकी कीमत को बढ़ने से रोका जा सके। फिलहाल कुल मिलाकर अगर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट और अमेरिका की तरफ से जो खबरें आ रही है उनको अगर आप एक साइड में रखकर ईरान की तरफ नजर डालो, ईरान के अधिकारियों की तरफ से जो खबरें आ रही है उनकी तरफ नजर डालो, तो आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी। ईरान अमेरिका के साथ परमानेंटली सीज फायर तो चाहता है, लेकिन वो अमेरिका की शर्तों को अपने ऊपर जबरन थोपने नहीं देगा। जो शर्तें ईरान की पहले थी कि ईरान अपने इनरिच्ड यूरेनियम को नहीं छोड़ेगा और जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाई हुई है, सैंक्शन लगाई हुई है, अमेरिका उन सैंक्शन को भी हटाए और अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो नाकाबंदी की हुई है उस नाकाबंदी को भी हटाए और ईरान की अलायंस लेबनान वगैरह में जो इजराइल हमले कर रहा है उन हमलों को भी पूरी तरह बंद कर दिया जाए। तब सीज फायर की बात करना और न्यूक्लियर की बात बाद में होगी। यानी ईरान की तरफ से आज भी वही शर्तें हैं और उस वक्त भी वही शर्तें हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दे रहे थे। और लॉजिकली अगर देखा जाए, जो ईरान युद्ध के दौरान भी अमेरिका की शर्तों के नीचे नहीं दबा, अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है कि आज ईरान अमेरिका की शर्तों को मान लेगा? जबकि बहुत सारी चीजें ईरान के हाथों में चली गई है। इस जंग के दौरान पूरी दुनिया ने ईरान की ताकत भी देख ली और अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान हुआ वो भी देख लिया। तो क्या आपको लगता है कि ईरान अमेरिका की शर्तों को जबरन अपने ऊपर थोपने देगा? शायद ऐसा ईरान कभी नहीं करेगा। उधर यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि अमेरिकन अधिकारी निराश है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनेई, उनको 11 हफ्ते बीत चुके हैं ईरान के सुप्रीम लीडर बने, लेकिन ना ही तो उनका कोई फुटेज सामने आता, ना ही कोई वीडियो सामने आता, ना ही कोई ऑडियो सामने आता। और अमेरिका ईरान के सामने अपने जो शर्तें या अपना जो प्रस्ताव रखता है उसका जवाब भी ईरान की तरफ से कई कई दिनों से लेकर कई कई हफ्तों तक नहीं आते। यूएस इंटेलिजेंस ने आगे कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ डायरेक्ट बातचीत न होने से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में बहुत बड़ा खलल पैदा हो रहा है। देखिए, वैसे अगर आप देखें ये बात कुछ हद तक सही भी है। जब से ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं, ना ही तो उनका कोई वीडियो सामने आया, ना ही कोई फुटेज सामने आया। हाँ, शायद 1 या 2 बार उनका कोई छोटे छोटे क्लिप सामने आए थे, वरना उनका कोई भी एक भी स्टेटमेंट मीडिया के सामने नहीं आया। वैसे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ईरान अपने सुप्रीम लीडर को कैमरे के सामने इसलिए नहीं ला पा रहा क्योंकि अमेरिका और इसराइल पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से इन्होंने पहले ईरान के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करा, हो सकता है ये फिर से दोबारा उनके लोकेशन को ट्रैक करके उनका किसी भी तरीके से पता लगाकर उनको भी कत्ल करा दे। इसीलिए ईरान ने अब तक अपने सुप्रीम लीडर को इनके सामने रिवील नहीं किया। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी ऐसे समझौते पर सहमत नहीं होंगे जिस समझौते के तहत ईरान के पास परमाणु रहे। आगे कहा कि ये सोचना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है कि राष्ट्रपति अपने तमाम क्षमताओं को प्रदर्शित करने के बावजूद किसी ऐसे समझौते पर सहमत हो जाए जिसमें ईरान के पास परमाणु हो। आगे कहा कि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता इस मुद्दे को कूटनीतिक माध्यमों से हल करना है और हम यहाँ यही करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी यहाँ पर मार्को रूबियो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे समझौते पर सहमत नहीं होंगे जिसमें ईरान ये कहे कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे, हम अपना इनरिच्ड यूरेनियम किसी को नहीं देंगे और हम ये मुद्दा बातचीत के जरिए हल करना चाह रहे हैं। युद्ध में तो आपने देख ही लिया होगा कि अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और शायद इसीलिए मार्को रूबियो ने कहा कि हम ये मुद्दा बातचीत के जरिए हल करना चाह रहे हैं। उधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए कहा कि कल मेरी डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत हुई है और हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते में परमाणु खतरे को समाप्त करना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि ईरान के परमाणु संवर्धन स्थलों को नष्ट करना और उसके क्षेत्र से संवर्धित परमाणु सामग्री को हटाना। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए कही है। आप इस बात को लिख कर रखना, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी हर तरह की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से
ईरान के अंदर जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उनको भी नष्ट करा दिया जाए। और अगर ये चीज़ हो जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू अगली बार डोनाल्ड ट्रंप से कहेगा कि ईरान के पास जितने भी मिसाइल भंडार है उनको भी नष्ट कर दिया जाए। आगे नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान सहित हर मोर्चे पर खतरों से खुद का बचाव करने के इजरायल के अधिकार की भी पुष्टि की है। यानी इस लाइन में नेतन्याहू ने कहा कि अगर लेबनान तुम पर हमला करे, हिजबुल्लाह की तरफ से तुम पर हमले हो, तो तुम्हें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। इस लाइन से नेतन्याहू ये कहना चाह रहे हैं कि लेबनान के ऊपर हमारे हमले लगातार जारी रहेंगे। बहाना क्या मारेंगे कि हिजबुल्लाह की तरफ से हम पर हमले हुए और हमने इसलिए लेबनान के ऊपर हमले किए। आज भी लेबनान के ऊपर इसराइल के हमले लगातार जारी है, गाजा के ऊपर भी इसराइल के हमले लगातार जारी है और साथ ही लेबनान और गाजा के साथ सीज फायर भी चल रहा है, बट सीज फायर इसराइल के लिए नहीं हुआ करता। वहीं ईरान फ्लैश न्यूज के मुताबिक ईरान इम्पोर्टेड थाउजेंड्स ऑफ FPV ड्रोन्स फ्रॉम चाइना वाया द सिल्क रोड रेलवे ड्यूरिंग द सीज फायर। यानी इस सीज फायर के दौरान चाइना से हजारों FPV ड्रोन्स ईरान के अंदर पहुंचे हैं सिल्क रोड के जरिए। और ईरान ने चाइना से ये ड्रोन इसलिए मंगवाया ताकि अगर इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो इन FPV ड्रोन्स के जरिए इजराइल और अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को पूरी तरह नाकाम किया जा सके। इजराइल की सेना जो हिजबुल्लाह के साथ जमीन पर लड़ रही है ना, हिजबुल्लाह वहां पर भी FPV ड्रोन्स का यूज करता है। और आपको याद होगा मैंने आपको बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट दिखाई जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल का बहुत भारी नुकसान किया हुआ है इस FPV ड्रोन्स के जरिए। इस एक FPV ड्रोन से हिजबुल्लाह इजराइल के टैंक उड़ा देता है। यानी कि अगर इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो इस FPV ड्रोन्स के जरिए इजराइल और अमेरिका को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी अगर आप कुल मिलाकर देखें, ऊपर बातचीत चल रही है लेकिन अंदर अंदर युद्ध की तैयारियां भी चल रही है। भरोसा अमेरिका और इजराइल पर किसी भी तरह नहीं किया जा सकता, ये बात ईरान बाखूबी जानता है। वहीं जो अभी कुछ दिन पहले गाजा के लिए एक फ्लोटिला जा रहा था जिसको इजराइल ने बीच में रोक लिया और उस फ्लोटिला में जितने लोग थे उनको भी अपने साथ लेकर बंदी बना लिया था। अब उस फ्लोटिला के एक कार्यकर्ता है हेलेना केन्स, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि इजरायली जेलों में मौजूद जो 10,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मौजूद है ना, इजराइल उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता है। यानी गाजा के लोगों के साथ इजराइल ऐसा व्यवहार करता है जैसा व्यवहार इंसानों के साथ नहीं किया जाता, जानवरों जैसा व्यवहार, बल्कि उससे भी बदतर उनके साथ व्यवहार इजराइल करता है। लेकिन पूरी दुनिया खामोश होकर देख रही है। ये जो सामने आपको स्क्रीन पर इमेज नज़र आ रहा है ना, अब से तकरीबन 15 या 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, गाजा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि गाजा के तकरीबन 62% हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। ये जो आपको झंडे लगे हुए हैं ना, आप समझ लीजिए इजराइल का गाजा के इतने हिस्से पर कब्जा हो चुके हैं और गाजा के लोग गाजा के अंदर एक कोने से में रह रही है। बहुत ही कम जगह में गाजा के अंदर गाजा के लोग सर्वाइव कर रहे हैं। वहीं लेबनान के ऊपर इजराइल के हमले लगातार जारी है। लेबनान के अंदर एक पैरामेडिक पर्सन था जो डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम किया करता था, जिसका नाम था अली मोहम्मद हमाउद। ये भी इजराइल के हमलों में दक्षिण लेबनान के अंदर कत्ल कर दिया गया। वहीं पिछले साल या उससे कुछ पहले इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दी थी एक देश के तौर पर। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सोमालीलैंड को मान्यता नहीं देते, लेकिन पिछले साल या उससे कुछ दिन पहले सोमालीलैंड को इजराइल ने एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। अब इजराइल के उस एहसान के बदले सोमालीलैंड ने घोषणा की कि वो यरूशलेम के अंदर अपना दूतावास खोलेगा। अब सोमालीलैंड के इस बयान को लेकर तकरीबन 15 देशों ने सोमालीलैंड के इस बयान को पूरी तरह नकार दिया, जिसमें सबसे पहला देश है मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और 9 इसी तरह के देश हैं जिन्होंने एक संयुक्त बयान पर अपने सिग्नेचर करके सोमालीलैंड के इस कदम को पूरी तरह नकार दिया और कहा कि ये बिल्कुल अमान्य है। अब यहाँ पर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सोमालीलैंड ये कदम इसलिए उठा रहा था क्योंकि सबसे पहली बात, पिछले साल इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दी थी, और दूसरी बात, अगर सोमालीलैंड अपना दूतावास यरूशलेम के अंदर खोल लेगा तो दुनिया की नज़र सोमालीलैंड पर भी पड़ेगी और हो सकता है सोमालीलैंड को दुनिया के कुछ देश मान्यता भी दे दे। और इससे इजराइल को फायदा ये होगा, यरूशलेम के अंदर इजराइल का झंडा फहराया जाएगा और फिलिस्तीनी मुद्दा धीरे धीरे एक दूतावास के खुलने के जरिए गायब ही होता चला जाएगा। उधर गाजा के अस्पतालों में मौजूद चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि आज फिर गाजा के अंदर हमले हुए इजराइल के, जिसमें तकरीबन 2 बच्चों सहित 5 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया। इजराइल लगातार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है और प्रतिदिन नागरिकों को निशाना बना रहा है। युद्ध विराम की शुरुआत के बाद से अब तक लगभग गाजा के अंदर 900 से ज़्यादा फिलिस्तीनी को कत्ल कर दिया गया और लगभग 3000 लोग घायल हुए। फिलहाल गाजा के अंदर इजराइल के हमले लगातार जारी है। बाकी आप गाजा के लिए दुआ करना। इस रिपोर्ट में इतना है, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरे